साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा में प्रधानमंत्री ने विश्व की स्थिति पर विशेष संबोधन दिया है। प्रधानमंत्री के संबोधन की जो प्रमुख बातें रही हैं, उनको कैटेगरी वाइज देखें तो वैश्विक महामारी पे इनके द्वारा कहा गया निम्नलिखित द्वारा वन अर्थ वन हेल्थ के दृष्टिकोण के माध्यम से वैश्विक आवश्यकताओं में योगदान करना। किनके माध्यम से? अन्य देशों को टीके और दवाएं उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों का योगदान तथा अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म के विकास में भारतीय सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की भूमिका। ये सारी चीजें जो हैं ये वन अर्थ वन हेल्थ के दृष्टिकोण में योगदान देती हैं। दूसरा, भौतिक और डिजिटल दोनों बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण पर इसके संदर्भ में प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया कि 6 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास किया गया है। बुनियादी ढांचे में $1.3 ट्रिलियन के निवेश की योजना बनाई गई है। साथ ही गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान तैयार किया गया है। व्यवसाय करने में सुगमता के संदर्भ में तो निगम कर दरों का सरलीकरण किया गया है। ड्रोन, अंतरिक्ष, भू स्थानिक मानचित्रण आदि जैसे गैर विनियमित क्षेत्रों और आईटी एवं बीपीओ क्षेत्रों से संबंधित पुराने दूरसंचार विनियमन में सुधार। पिछले वर्ष विनियामक अनुपालन से जुड़े 25,000 मामलों में कमी लाई गई है। अन्य जो बातें हैं उसमें क्रिप्टो करेंसी पर एक समान दृष्टिकोण विकसित करना, साथ ही समकालीन नीतिगत चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक अभिशासन संरचनाओं में सुधार करना। P3 अर्थात प्रो प्लेनेट पीपल दृष्टिकोण के लिए एक मजबूत आधारशिला हेतु जन आंदोलन में लाइफ का निर्माण करना। लाइफ मतलब लाइफ फॉर एनवायरनमेंट का निर्माण करना। आगे बढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटीज बाय 2030 ट्रांसफॉर्मिंग सिटीज रिलेशन विद नेचर रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट जो है बायोडाइवर्सिटीज बाय 2030 पहल का एक प्रमुख दस्तावेज है। इस पहल का नेतृत्व विश्व आर्थिक मंच और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इंस्टीट्यूट कोलंबिया ने संयुक्त रूप से किया है। इस पहल का उद्देश्य शहर की सरकारों, व्यवसायों और नागरिकों का समर्थन करना है। इससे वर्ष 2030 तक शहरों को प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। कुछ पॉइंट की बात करें तो शहरी क्षेत्र जो है ये वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के 75% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। साथ ही स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र के नुकसान और पर्यावरणों की हानि के लिए उत्तरदायी हैं। रिपोर्ट के जो मुख्य निष्कर्ष हैं यदि उनकी बात करें तो यह अनुमान लगाया गया है कि प्रकृति की हानि से शहरों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पादों या उत्पाद जीडीपी का 44% हिस्सा जो है वो बाधित हो जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रकृति सकारात्मक निवेश जैसे कि बुनियादी ढांचे के लिए प्रकृति आधारित समाधान अर्थात नेचर वेस्ट सॉल्यूशन NBS या प्रकृति को भूमि लौटाना, ये प्रकृति सकारात्मक निवेश है। इस प्रकार का निवेश विश्व भर के शहरों में 59 मिलियन से अधिक रोजगार पैदा कर सकते हैं। यह वर्ष 2030 तक वैश्विक व्यापार मूल्य में $1.5 ट्रिलियन से अधिक उत्पन्न कर सकता है। बुनियादी ढांचे के लिए NBS अर्थात नेचर वेस्ट सॉल्यूशन प्रत्यक्ष और पर्यावरणीय लाभों के मामले में 28% अधिक अतिरिक्त मूल्य प्रदान करता है। जो प्रमुख सिफारिशें की गई हैं उसमें कहा गया है कि शहरों को शहरी शासन के लिए एक प्रणालीगत दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए जो सभी हितधारकों की जरूरतों पर विचार करता हो। इसके अतिरिक्त शहरों को अपने स्थानिक योजना निर्माण निर्णयों में प्रकृति को पुनः एकीकृत करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, प्रकृति को वित्तीय बाजारों के लिए एक आकर्षक निवेश बनाना चाहिए। साथ ही शहरों की प्राकृतिक पूंजी में निजी निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। आगे चलते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने द क्लाइमेट हैजर्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा, यह एटलस किसने लॉन्च किया है? भारत मौसम विज्ञान विभाग ने। यह एटलस मौसम की चरम घटनाओं जैसे अत्यधिक वर्षा, सूखा, शीतलहर, हीट वेव, तूफान, चक्रवात, आकाशीय बिजली आदि पर आधारित है। साथ ही यह इन घटनाओं द्वारा प्रत्येक जिले की स्थानीय आबादी, आजीविका और अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न करने वाले जोखिमों पर भी आधारित है। यह एटलस जोखिम की विभिन्न श्रेणियों के साथ सुवेध्यता वल्नरेबिलिटी की एक श्रृंखला प्रदान करता है। यह प्रत्येक भारतीय जिले के लिए
जोखिम को उसकी सुविधता के अनुसार शून्य, कम, मध्यम, उच्च और उच्चतम श्रेणी में रखता है। कितनी श्रेणियां हो गई? 5 हो गई। ठीक है, देखिए, शून्य, कम, मध्यम, उच्च और उच्चतम, ये 5 श्रेणियां हैं। इसका महत्व क्या है? तो इसके महत्व की बात करें तो पहला, विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रभाव आधारित चेतावनी जारी की जा सकती है। एटलस जो है कुछ चरम मौसमी घटनाओं के क्षेत्र विशेष प्रभाव को समझने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन क्षेत्रों को सुभेद जिलों की पहचान करने में मदद करेगा। इससे वे निवारक और अनुकूलक उपाय लागू कर सकेंगे। जलवायु संकट के कारण चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि की स्थिति में आपदा के दौरान तैयारियों में सहायता प्रदान करेगा। साथ ही यह आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे की योजना बनाने में सहायक है। हाल के दिनों में जोखिम संभावित क्षेत्रों में बदलाव को भी शामिल किया गया है। यह निगरानी और पूर्वानुमान में सहायक सिद्ध होगा। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं अर्थात आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता, बेहतर प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली आदि में भी सुधार करेगा। यहाँ पे 2 पॉइंटों की बात करें, ये क्या होते हैं? संकट और सुभेद्यता। तो संकट जो है इंग्लिश में हैजर्ड कहते हैं। यह क्या होता है? यह इसे ऐसी भौतिक घटना के रूप में परिभाषित किया गया है जो लोगों, इमारतों या आर्थिक संपत्तियों के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं, साथ ही जो आपदा या डिजास्टर का कारण बन सकती हैं। सुभेद्यता, वल्नरेबिलिटी, यह वह सीमा है जिस तक किसी समुदाय, इमारत, सेवा या भौगोलिक क्षेत्र के किसी विशेष विपदा के प्रभाव से क्षतिग्रस्त या बाधित होने की संभावना होती है। आगे बात कर लेते हैं। कपड़ा मंत्रालय ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन NTTM के तहत 20 रणनीतिक परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। किसके तहत? राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के तहत। ये रणनीतिक परियोजनाएं विशेष फाइबर, स्पेशलिटी फाइबर और जियो टेक्सटाइल के क्षेत्र में संचालित की जा रही हैं। विशेष फाइबर क्या होता है? तो विशेष फाइबर एक अनूठी संरचना, बुनाई या प्रौद्योगिकी पर आधारित होती है। ये विशेष अनुप्रयोगों जैसे एरोस्पेस, परिधानों इत्यादि के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जियो टेक्सटाइल पारगम्य सिंथेटिक वस्त्र सामग्री से निर्मित होते हैं। यह वस्त्र सामग्री पॉलिस्टर या पॉलीप्रोपाइलिन पॉलीमर से बनी होती है। जियो टेक्सटाइल को मुख्य रूप से अपरदन नियंत्रण, लोक निर्माण कार्य इत्यादि में उपयोग किया जाता है। तकनीकी वस्त्र ऐसी कपड़ा सामग्री और उत्पाद हैं जिन्हें मुख्य रूप से सौंदर्य संबंधी विशेषताओं की बजाय तकनीकी कार्यों एवं कार्यात्मक गुणों के लिए निर्मित किया जाता है। तकनीकी वस्त्रों की भारत के कुल कपड़ा और परिधान बाजार में लगभग 13% की हिस्सेदारी है। कितनी? 13% की। भारत में तकनीकी वस्त्रों की बाजार में हिस्सेदारी का स्तर केवल 5 से 10% है। विकसित देशों में यह 30 से 70% है। इसके अतिरिक्त तकनीकी वस्त्र उत्पादों को 12 व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है। इन श्रेणियों को यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए, पहला है मेडिटेक। इसमें डायपर, सैनिटरी नैपकिन, डिस्पोजल, कॉन्टैक्ट लेंस, कृत्रिम प्रत्यारोपण ये आते हैं। मोबिल टेक, इसमें एयरबैग, हेलमेट, नायलॉन टायर कार्ड, एयरलाइन डिस्पोजल। ओकोटेक में क्या है? पुनर्चक्रण, अपशिष्ट निपटान, पर्यावरण संरक्षण। पेकटेक, इसमें रैपिंग फैब्रिक्स, पॉलीओलेफिन बुने हुए बोरे, लिनोबैग जूट के बोरे। प्रोटेक, इसमें बुलेट प्रूफ जैकेट, अग्निरोधक परिधान, उच्च दृश्यता वाले कपड़े। स्पोर्टेक, इसमें स्पोर्ट्स नेट, कृत्रिम टर्फ, पैराशूट कपड़े, तंबू, स्विम वियर ये आते हैं। वहीं एग्रोटेक की बात करें तो इसमें सेडनेट, मछली पकड़ने के जाल, मल्च मेट, आर्ट हेल नेट्स ये आते हैं। बिल्ड टेक में कॉटन कैनवास, तिरपाल, फर्श और दीवार की कवरिंग, कैनोपी ये आते हैं। क्लॉथ टेक, इसमें जिप फास्टनर, वस्त्र, छाते का कपड़ा, जूते के फीते ये आते हैं। जियोटेक में जियोग्रिड, जियोनेट, जियो कंपोजिट। होमटेक में गद्दे और तकिया भरने में प्रयुक्त स्टफ्ड खिलौने, ब्लाइंड्स, कालीन ये आते हैं। जियोटेक में कन्वेयर बेल्ट, वाहनों की सीट बेल्ट, बोल्टिंग क्लॉथ ये आते हैं। अब यहां पर हम लोग राष्ट्रीय वस्त्र तकनीकी मिशन की यदि बात करें तो इसका उद्देश्य भारत को तकनीकी वस्त्र में विश्व के अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना है। यह रणनीतिक क्षेत्रों सहित विभिन्न प्रमुख मिशनों एवं कार्यक्रमों में तकनीकी वस्त्र के उपयोग पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन को 4 वर्ष की कार्यान्वयन अवधि
वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुमोदित किया गया। तो ये टाइमलाइन याद रखिएगा। वहीं राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के जो घटक हैं उसमें अनुसंधान, नवाचार और विकास, प्रोत्साहन एवं बाजार विकास, शिक्षा, प्रशिक्षण व कौशल, निर्यात को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं। आगे बात कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार कृषि को अधिक जलवायु प्रतिरोधी व टिकाऊ बनाने के लिए भारत को हरित क्रांति 2.0 की आवश्यकता है। कोविड-19 के दौरान भारतीय कृषि ने उल्लेखनीय प्रतिरोध को दर्शाया। इस आधार पर आरबीआई ने कृषि क्षेत्र पर एक लेख जारी किया है। इसमें कहा गया है कि नई उभरती चुनौतियां अगली पीढ़ी के सुधारों के साथ साथ दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता को भी रेखांकित करती हैं। 1960 के दशक में हरित क्रांति के कारण अनाज उत्पादन में व्यापक वृद्धि हुई थी। यह बढ़ोतरी विशेष रूप से गेहूं और चावल के लिए उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों के उपयोग के फलस्वरूप हुई थी। पहचाने की चुनौतियां क्या हैं? उसमें उत्पादकता, मशीनीकरण और सिंचाई का स्तर अंतरराष्ट्रीय मानकों की तुलना में बहुत नीचे है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन, कृषि अपशिष्ट प्रबंधन व कृषि जोतों का विखंडन। तीसरा, छिपी हुई बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों की कीमतों में अस्थिरता। चौथा, वर्तमान में चावल, गेहूं और गन्ना जैसी फसलों का अधिक उत्पादन हो रहा है। इससे भूजल स्तर में तीव्र गिरावट, मृदा अपरदन और बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण हो रहा है। अगला पॉइंट है, भारत में कोल्ड स्टोरेज सुविधा की वर्तमान उपलब्धता अत्यधिक विषम है। कोल्ड स्टोरेज की कुल क्षमता का लगभग 70% जो है वो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और गुजरात तक सीमित है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता होगी, जिसमें निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जल ऊर्जा गठजोड़ पर, कृषि को जलवायु प्रतिरोधी और पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय बनाना, जैव प्रौद्योगिकी का विकास, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विस्तार सेवा का व्यापक उपयोग, फसल कटाई के बाद नुकसान का बेहतर प्रबंधन और सहकारी आंदोलन में सुधार आदि। आगे चलते हैं, जो सुर्खियों में चीजें रही उनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग ने पंजाब विधानसभा चुनाव स्थगित किया है। इसकी नई डेट दे दी है। देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग ने यह कदम गुरु रविदास जयंती समारोह के मद्देनजर चुनाव स्थगित करने के अनुरोध के बाद उठाया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 153 के तहत निर्वाचन आयोग चुनाव संपन्न कराने के लिए समय तिथि बढ़ा सकता है। ठीक है, हालांकि इस तरह का विस्तार सदन अर्थात लोकसभा या राज्य विधानसभा के सामान्य विघटन या कार्यकाल की तिथि से आगे की तिथि के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सदन का कार्यकाल केवल संसद द्वारा घोषित आपातकाल के दौरान ही बढ़ाया जा सकता है। संविधान ने इस आपातकाल को केवल दो स्थितियों, युद्ध और कानून एवं व्यवस्था के भंग होने तक ही सीमित कर दिया है। पहला है युद्ध, दूसरा है कानून एवं व्यवस्था के भंग होने तक सीमित किया है। आगे चलते हैं, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2022। तो ध्यान रखिएगा, इस रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा प्रकाशित किया गया है, या यह रिपोर्ट इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस रिपोर्ट में विश्व में रोजगार पर कोविड-19 संकट के प्रभावों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके जो मुख्य तत्व हैं यदि उनकी बात करें तो पहला, वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारों की संख्या के 207 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। यह वर्ष 2019 के स्तर से लगभग 21 मिलियन अधिक है। वर्ष 2020 में अतिरिक्त 30 मिलियन वयस्क चरम निर्धनता की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। अब ये चरम निर्धनता कौन आते हैं? प्रतिदिन $1.9 से कम पर जीवन यापन करने वाले। तीसरा, महामारी असमानता के विभिन्न रूपों जैसे लैंगिक असमानता, डिजिटल विभाजन आदि को और गंभीर कर रही है। जो महामारी है ये असमानता के विभिन्न रूपों को और अधिक गंभीर कर रही है। रिपोर्ट में निम्नलिखित 4 स्तंभों के आधार पर मानव केंद्रित सुधारों की सिफारिश की गई है। कौन कौन सी? समावेशी आर्थिक समृद्धि और विकास, दूसरा सभी श्रमिकों की सुरक्षा, तीसरा सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा तथा चौथा है सामाजिक संवाद। आगे बढ़ते हैं, ओपन डेटा वीक की बात कर लेते हैं। तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने ओपन डेटा वीक की शुरुआत की है। तो ध्यान रखिएगा, ओपन डेटा वीक की शुरुआत किसने की है? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य देश भर के शहरी इकोसिस्टम में मुक्त आंकड़ों को अपनाने तथा नवोन्वेष को प्रोत्साहित करना है। ओपन डेटा क्या होता है? यह वह डेटा है जिसे कोई भी स्वतंत्र रूप से उपयोग व फिर से उपयोग कर सकता है। इसका फिर से वितरण भी किया जा सकता है। सभी 100 स्मार्ट शहर ओपन डेटा वीक में भाग लेंगे। इसके अंतर्गत स्मार्ट सिटी ओपन डेटा पोर्टल पर उच्च गुणवत्ता वाले डेटा सेट और डेटा ब्लॉक प्रकाशित किए जाएंगे। इस आयोजन का उद्देश्य ओपन डेटा के लाभों को दर्शाना है। इन लाभों में बढ़ी हुई दक्षता, पारदर्शिता, नवाचार में वृद्धि और आर्थिक विकास शामिल है। आगे चलते हैं, एज के बारे में बात करें तो एज का पूरा नाम क्या है?
एक्सलेंस इन डिजाइन फॉर ग्रेटर इफिशियंसी, इसको हिंदी में कहते हैं बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन में उत्कृष्टता, जैसे शॉर्ट में एज कहते हैं। तो एज का निर्माण विश्व बैंक समूह के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किया। तो ध्यान रखिएगा, एज का निर्माण किसने किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा किया गया है। यह इमारतों को अधिक संसाधन कुशल बनाने पर केंद्रित एक हरित भवन प्रमाणन प्रणाली है। एज में हरित व्यवस्था की ओर बढ़ने तथा उपयोगिता बचत की लागत की गणना करने के लिए क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म शामिल है। एज उभरते बाजारों को तेज, आसान और किफायती तरीके से संसाधन कुशल भवनों के प्रसार में सक्षम बनाता है। एज डेवलपर्स और बिल्डरों को ऊर्जा का उपयोग, जल के उपयोग एवं सामग्रियों में निहित ऊर्जा उपयोग को कम करने के लिए सबसे अधिक किफायती तरीकों की पहचान करने में सक्षम बनाता है। एज वर्तमान में ब्रिटेन की सरकार द्वारा वित्त पोषित है। आगे बात कर लेते हैं, कुंभलगढ़ व टाटगढ़ अभ्यारण्य बाघों की व्यवहार आबादी के लिए अनुपयुक्त है। तो देखिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट ने राजस्थान के कुंभलगढ़ और टाटगढ़ रावोली वन्यजीव अभ्यारण्यों को टाइगर रिजर्व घोषित करने की संभावना को नकार दिया है। कारण क्या बताया गया है? प्रस्तावित टाइगर रिजर्व वन का एक अलग हिस्सा है। इसका रणथंभौर से कोई संपर्क नहीं है, जो राज्य में बाघों की आबादी का एकमात्र स्रोत है। रणथंभौर, इन क्षेत्रों की भौगोलिक आकृतिक व्यवहार बाघ आबादी के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ कई मध्यम से तीव्र ढाल वाली भूमियां हैं। प्रस्तावित अभ्यारण्यों में बाघों को सीमित करना कठिन हो जाएगा। इससे आसपास के क्षेत्रों में मानव वन्यजीव संघर्ष की संभावना बढ़ सकती है। आगे बढ़ते हैं रेविल के बारे में। तो रेविल क्या है? तो अमेरिकी सरकारी एजेंसियों के अनुरोध पर रूसी अधिकारियों ने रैमसमवेयर समूह रेविल को नष्ट कर दिया है। तो रेविल क्या है? रैमसमवेयर समूह है। रेविल नाम रैमसमवेयर और इविल का मिश्रण है। यह रूस स्थित एक हैकिंग संगठन है। रैमसमवेयर एक मैलवेयर अर्थात मैलवेयर क्या होता है? दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर वेरिएंट के लिए संयुक्त नाम है। यह पीड़ित की जानकारी पर नियंत्रण रखने के लिए इंस्क्रिप्शन का उपयोग करता है। रेविल ग्रुप पहले कंप्यूटर से डेटा चोरी करता है, इसके बाद पीड़ित को उसके कंप्यूटर के उपयोग से वंचित कर देता है और फिर चोरी किए गए डेटा को नीलाम करके जारी करने की धमकी देता है। आगे चलते हैं, अगला है कृत्रिम चंद्रमा के बारे में। तो चीन ने एक कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है। तो किसने किया है? चीन ने किया है। यह अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने तथा भविष्य के मिशनों के लिए नए रोवर्स और प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने के लिए चंद्रमा जैसी स्थितियां प्रदान करेगा। कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण चट्टानों और धूल से किया गया है। किससे किया गया है? चट्टानों और धूल से, जो चांद पर मौजूद चट्टानों में धूल के बराबर हल्के हैं। यह गुरुत्वाकर्षण को समाप्त करने के लिए शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करेगा। चीन पहले ही एक कृत्रिम सूर्य को भी विकसित कर चुका है। इसका उपयोग वह सूर्य और तारों में स्वाभाविक रूप से होने वाली परमाणु संलयन प्रक्रिया को दोहराने के लिए करेगा। इसका उद्देश्य असीमित स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है। भूमि का धसाव, लैंड सब्सिडेंस के बारे में बात करें तो हाल के एक अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि दिल्ली NCR क्षेत्र में भूजल की कमी की चिंताजनक दर भूमि धसाव का कारण बन सकती है। भूमि धसाव पृथ्वी की सतह से उपसतही सामग्री के हटने के कारण पृथ्वी की सतह का नीचे बैठना है। यह अक्सर जल, तेल, प्राकृतिक गैस या खनिज संसाधनों को धरती से निकालने के लिए की गई पंपिंग, फ्रैंकिंग या खनन गतिविधियों के कारण होता है। यह प्राकृतिक घटनाओं जैसे भूकंप, मिट्टी के संकुचन, अपरदन, सिंकहोल के निर्माण आदि के कारण भी हो सकता है। डूरंड रेखा की बात करें तो तालिबान सैनिकों ने डूरंड रेखा पर लगी बाढ़ को नष्ट कर दिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने पाकिस्तानी सेना को इसे फिर से ठीक करने से भी रोक दिया है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा के रूप में कार्य करती है। ऐसे तो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण करती थी। इस रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में 1893 में किया गया था। यह रेखा अफगानिस्तान के आमिर अब्दुल रहमान खान और भारत की ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के बीच एक समझौते का परिणाम थी। गुरु रविदास की बात करें तो गुरु रविदास भक्ति आंदोलन के एक संत, दार्शनिक, कवि व समाज सुधारक थे। उन्होंने जाति व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया। उनका जन्म वाराणसी में लगभग 1377 ईस्वी में हुआ था। वह कबीर और गुरु नानक देव के समकालीन थे। रविदास के भक्ति गीतों को सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। मीराबाई रविदास की शिष्या थी। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने इन चीज़ों की चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत
धन्यवाद।